हेलो एंड वेलकम टू ट्रू एस्पिरेंट्स। सो क्लास, आज हम डिस्कस करेंगे 5 जुलाई के करंट अफेयर्स। आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि जो भी हमारी पीडीएफ है या पीपीटीज हैं वो हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर जो है वो आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरी आप वहाँ इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जितने भी टॉपिक्स जो हैं वो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी मैं आपको इंटरलिंक करके दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यूपीएससी जो है वो क्वेश्चन पूछती है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर। तो मैंने आपको दिखाया अभी रिसेंटली कि 2022 में भी क्वेश्चन जो है वो शंकराचार्य से कैसे पूछा जा सकता है या और पर्सनालिटीज किससे पूछा जा सकता है, राइट। तो ये ध्यान मंदिर टू बी बिल्ट एट अलूरीज बर्थ प्लेस, तो इसके बारे में मैंने डिस्कस करा कि ये जो अलूरी सीतारमन राजा, ये हमने डिस्कस करा था रंपर रेबेलियन के बारे में। मई 1922 से लेकर 1924 तक एक रेबेलियन चला, आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ। ये सारी चीज़ें आपको ना मैंने बताया था कि वापस से जाकर स्टैटिक पार्ट में पढ़नी होती है, या फिर आप ऐसा कर सकते हो एक जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं आप ना वहाँ पर एक पिंक स्लिप लगा लो या येलो स्लिप लगा लो रिमाइंडर के लिए कि भाई ये कंटेम्प्रेरी टॉपिक है स्टैटिक के अंदर। उससे क्या होगा कि आप जब भी रिवाइज करोगे तो आपको ध्यान रखना है कि ये टॉपिक मुझे फिर से जो है वो पढ़ना है ढंग से, क्योंकि ये जो है वो करंट अफेयर्स में हमें देखने को मिला था, राइट। तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमने पहले ही सेशन में कर लिया था। आगे चलते हैं। अब जो जगन मोहन हैं आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से अपील करी है कि हमारी स्टेट को एक स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा दिया जाए। वैसे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो अब नहीं दिया जाता है। उसका रीज़न है अरुण जेटली जो कि पुराने फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ये बोल दिया था कि हमारा जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो हमने अब एबॉलिश कर दिया है। बल्कि ऐसे जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे तब उन्होंने ये बोला था राज्यसभा के हाउस पर कि हम जो है वो आपको यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देंगे। कुछ स्टेट्स को बोला था, उनमें से बिहार और आंध्र प्रदेश भी एक थी। तभी आज आंध्र प्रदेश और बिहार जो है वो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की डिमांड करती रहती हैं। आपको और क्या चीज़ समझनी है यहाँ पर कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता क्या है, कौन इसको ग्रांट करता था, क्यों दिया जाता है और ये सबसे पहली बार कब लेकर आया गया। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए जो है वो रिसेंटली 2014 से पहले कमेटी बनाई गई थी, रंगाराजन कमेटी, जिन्होंने कुछ 20 पैरामीटर्स दिए थे। लेकिन उससे पहले जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है वो दिया जाता था प्लानिंग कमीशन के द्वारा। अब प्लानिंग कमीशन को कौन चेयर करता था? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, डी फैक्टो चेयरमैन। तो जो प्लानिंग कमीशन है उसने सबसे पहली बार स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो लेकर आया था। सबसे पहला स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया था। अब आपको सबसे पहले और क्या चीज़ समझनी है कि जो ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है ये किसकी कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर आया। इट वाज रिकमेंडेशन ऑन द बेसिस ऑफ 5th फाइनेंस कमीशन 1969 में। और किस के ऊपर इसको फॉर्मुलेट करा गया है, दैट इज़ द गडगिल फार्मूला। इस गडगिल फार्मूला में आप देखोगे कि उन स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए रखा जाता है जहाँ पर आपको नज़र आएगा हिली टेरेन हो, मतलब जो ऊबड़ खाबड़ या पहाड़ी रास्ता हो, लो पॉपुलेशन डेंसिटी, साइजेबल शेयर ऑफ ट्राइबल, मतलब यहाँ पर आपको आदिवासी जनता जो है वो ज़्यादा नज़र आएगी। स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जहाँ पर आपको नज़र आएगा कि एक स्टेट जो है वो किसी इंटरनेशनल कंट्री के साथ में अपना बॉर्डर शेयर करती है, तो चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान या फिर पाकिस्तान है। तो ये आपको नज़र आएगा कि जनरली जो स्टेट्स इनके साथ बॉर्डर कर रखी है इनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे रखा है। देन नॉन वायबल नेचर ऑफ स्टेट फाइनेंसेस जो हैं उनके पास ज़्यादा नहीं है, मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास टैक्सेस नहीं आते हैं इतने ज़्यादा। देन है इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस। अब प्रॉब्लम क्या है कि टेरेन खराब होने की वजह से बैकवर्डनेस आ जाती है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में। सेंट्रल गवर्नमेंट ब्रिजेस नहीं बनाती, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाती, रेलवे, हॉस्पिटल, स्कूल्स नहीं बनाती, तो लोग इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहते। आपको और क्या ध्यान रखना है कि 1969 में सबसे पहली बार जो है वो सब स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया जम्मू एंड कश्मीर को, और जो आखिरी स्टेट थी उसको दिया गया 2004 में, जिसका नाम है उत्तराखंड।
तो आपको नज़र आना चाहिए कि जितनी भी हिमालयन स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में, उन्हीं हिमालयन स्टेट्स को ही यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया गया है। ठीक है, बिहार और आंध्र प्रदेश बहुत टाइम से डिमांड कर रहे हैं पर उनको मिला नहीं है अभी तक। आपको यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से क्या ध्यान रखना है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का कोई भी प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, राइट। अभी इसको कौन करता है? पहले हमें नजर आता था स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाज ग्रांटेड इन द पास्ट बाय नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल टू द स्टेट दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय द नंबर ऑफ फीचर। तो मतलब क्या है कि अगर आपकी स्टेट्स में ऐसे कुछ फीचर्स आ रहे हैं तो यहाँ पर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो यहाँ पर आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देगा। अब कौन देता है? केंद्र सरकार देती है, पर अब इन्होंने ये एबॉलिश कर दिया है। अब आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि एबॉलिश क्यों करा गया। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने से उनको फ़ायदा क्या होता था? जैसे सपोज कोई स्कीम है सपोज यहाँ पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट या फिर प्रधानमंत्री जन फसल बीमा योजना में इसमें ये होगा, जैसे सपोज 100 करोड़ रुपए का कॉर्पस है, मतलब हम किसानों में 100 करोड़ रुपए बांटेंगे हमारे इंश्योरेंस के लिए, राइट। इंश्योरेंस पे सब्सिडी दी जाती है, तो सपोज इंश्योरेंस जो है वो किसान को पड़ता है 3,000 रुपये का, राइट। लेकिन इसकी एक्चुअल कॉस्ट जो है वो है 5,000 रुपये। तो जो 5,000 रुपये का इंश्योरेंस है वो फार्मर को मिल रहा है 3,000 रुपये का, तो 2,000 रुपये जो सब्सिडी है वो गवर्नमेंट दे रही है। अब ये सब्सिडी जो है वो डिवाइड होगी 60:40 के बेसिस पे या 70:30 के बेसिस पे। इसका मतलब क्या है कि 60% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 40% स्टेट गवर्नमेंट देगी, या फिर 70% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी या 30% स्टेट गवर्नमेंट देगी। अब जो भी यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी जिसको मिल जाती है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट 90% पे करता है और कुछ में तो वो 100% ही कर देता है। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि एक स्टेट गवर्नमेंट को पैसा कम खर्चने की ज़रूरत पड़ेगी अगर उसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिल जाता है। अब इसको हमने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को हटा क्यों दिया? 5th फाइनेंस कमीशन की वजह से स्पेशल स्टेटस कैटेगरी आया था। 14th फाइनेंस कमीशन की वजह से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को हटा दिया गया, एक्सेप्ट दी नॉर्थ ईस्टर्न एंड दी 3 हिल स्टेट्स, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू एंड कश्मीर। आपको और क्या ध्यान रखना है क्लास? ये ध्यान रखना है कि इसको हटाया इसलिए गया स्पेशल कैटेगरी स्टेटस को क्योंकि जो 14th फाइनेंस कमीशन है इन्होंने क्या बोला कि जब भी गवर्नमेंट 100 रुपये टैक्स कलेक्ट करेगा उसमें से 42% जो है वो स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा। पहले जो है वो 32% डिस्ट्रीब्यूट करा जाता था। मतलब अगर गवर्नमेंट 1,000 रुपये टैक्स में कलेक्ट करती है तो उसमें से 42 रुपीज़ जो है वो बाकी स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगी, पहले खाली 32 रुपीज़ करती थी। अब यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस इसलिए दिया जाता है क्योंकि स्टेट फाइनेंसेस नॉन वायबल हैं, मतलब स्टेट के पास इतना पैसा नहीं है कि वो जाकर आगे कुछ खर्चा कर सके। अब आपको और क्या चीज़ें समझनी है कि जब स्टेट के पास पैसे आ रहे हैं थ्रू दी टैक्स डेवल्यूशन, जो फाइनेंस कमीशन ने टैक्स डेवल्यूशन करा है, तो यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की, तो इसलिए जो है वो यहाँ पर हटा दिया गया। अब होटल्स कैन नॉट फोर्स कस्टमर्स टू पे सर्विस चार्ज। अब सर्विस चार्ज कब है, कब इसको इंट्रोड्यूस करा गया था, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट कब लेकर आया गया, ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए कि क्या चीज़ें जो हैं उसमें हैं और क्या आगे आपसे पूछा जा सकता है। सर्विस चार्ज, सबसे पहले ये समझते हैं कि फूड बिल में कंपोनेंट्स क्या होते हैं। देखो, अगर एक रेस्टोरेंट जो है उसमें फूड चार्ज है, सपोज आपने एक आइटम, 2 आइटम, 3 आइटम जो है वो मंगवाई है, इसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो डिपेंड करता है कि जो रेस्टोरेंट है या अगर वो 5 स्टार है और अगर उसका रूम का रेट 7,500 से ऊपर है तो इसके ऊपर जो चार्ज लगेगा वो लगेगा एटलीस्ट 18%। और अगर आप यहाँ पर सिंपल नॉर्मल रेस्टोरेंट में जाते हो तो उस पर लगेगा 5%, राइट। अब आपको समझना है कि जो सर्विस चार्ज है कि वो एक ऑप्शनल है, मतलब वो मैंडेटरी नहीं है। जीएसटी मैंडेटरी है पर सर्विस चार्ज इज सपोज टू बी ऑप्शनल। और ये मेरे साथ भी बहुत बार हुआ है। सपोज जैसे यहाँ पर मैं रेस्टोरेंट में गया और रेस्टोरेंट में मैंने बोला कि मुझे ये चीज़ें लाओ, मैंने उसके बाद जब खाना वगैरह खा लिया मैंने बोला कि मुझे अब बिल दे दो, तो बिल आया सपोज 2,000 रुपये
उस 2,000 रुपये का जो बिल है उसके ऊपर वो 10% जो है वो लगा देंगे सर्विस चार्ज। तो मेरा जो अब बिल हो जाएगा वो हो जाएगा 2200। लेकिन कुछ कुछ जगहों पर जो होटल्स हैं वो वायलेशन में जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यू कैन नॉट डिनाई अस फॉर दी सर्विस चार्ज। सर्विस चार्ज आप हमें डिनाई नहीं कर सकते। सर्विस चार्ज का मतलब ये होता है, सपोज जैसे जब फूड आपको सर्व करा जाता है तो दे आर गोइंग टू सर्व यू फूड, दे आर गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स टू यू, दे आर गोइंग टू असिस्ट यू। बट कहीं कहीं पर मैंने ये भी देखा है कि जहाँ पर होटल की सर्विस भी इतनी अच्छी नहीं होती और सर्विस चार्ज लगाया जाता है, तो उस जगहों पर आप अक्सर जो है वो ये बोल सकते हैं कि मेरे बिल में से सर्विस चार्ज आप हटा दीजिए, क्योंकि वो एक ऑप्शनल होता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सर्विस चार्ज देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। बट अब आप ये बोलोगे कि सर्विस चार्ज जाता कहाँ है, इसको एक तरीके से आप ग्रेट्युटी मान लो कि आप एक तरीके से टिप दे रहे हो। जनरली जो है हम खाना खाने के बाद जो भी बिल का रिमेनिंग बैलेंस होता है, सपोज 2200 रुपीज़ आपने दिए और बिल आया 2150 रुपीज़, मतलब 50 रुपये का बैलेंस बचा, तो जनरली लोग 50 रुपये का नोट वहीं पर ही छोड़ देते हैं कि भाई जो है वो हमने टिप दे दी। तो अब इसको रेस्टोरेंट ने एक फॉर्मल वे में बोल दिया 10% टिप दे दो जी आप। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पैसा जो है वो फ़िलहाल रेस्टोरेंट की जेब में जाता है। हमें नहीं पता कि रेस्टोरेंट कितना इसको जो है वो आगे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वेटर्स को या फिर सर्वर्स को। तो अभी रिसेंटली जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसने ये बोला है कि सर्विस चार्ज के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते हैं कस्टमर्स को, राइट। अगले टॉपिक पे आते हैं। ओडिशा टॉप स्टेट्स रैंकिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। आपको पहले पता होना चाहिए कि स्टेट रैंकिंग क्या है, फिर पता होना चाहिए कि नेशनल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स होता क्या है। नेशनल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में बात करें तो इट एंश्योर्स न्यूट्रिशनल एंड फूड सिक्योरिटी। आपको पता होना चाहिए कि 2013 से पहले हमारी कंट्री में एक वेलफेयर अप्रोच को लेकर आया गया था। वेलफेयर अप्रोच का मतलब ये है कि आप जो गवर्नमेंट फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है वो फूड डिस्ट्रीब्यूट इसलिए कर रही है क्योंकि लोगों को ज़रूरत है। लेकिन ये वेलफेयर अप्रोच बाद में बन गई राइट्स अप्रोच। 2013 में जब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर आया गया तो अब आप अब राशन की दुकान से जब खाना लेकर आ रहे हो, राशन लेकर आ रहे हो फ्री में, तो अब ये वेलफेयर एक्टिविटी नहीं है, ये गवर्नमेंट का ऑब्लिगेशन हो गया है आपकी तरफ। ये आपका एक लीगल राइट है कि अगर आपको गवर्नमेंट ने नहीं दिया तो गवर्नमेंट उसकी जगह आपको कैश देगी, राइट। इसके फीचर्स हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमें पता है कि अराउंड 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन कवर है इसके अंदर, 75% इसमें हमें नज़र आ रहा है कि रूरल पॉपुलेशन है। ओवरऑल माना जाता है कि 63 या 64% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन जो है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कवर कर लेता है। अब इसमें आपको पता होना चाहिए एक नॉर्मल पर्सन जो पीडीएस की शॉप से राशन लेता है उसको 5 किलो मिलता है, लेकिन जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है उनको मिलता है 35 kg ऑफ फूड ग्रेन पर हाउस होल्ड अंडर अंत्योदया अन्न योजना। अब इस अंत्योदया अन्न योजना में हमें क्या देखने को मिलता है कि 35 kg मिलेगा। ये अंत्योदय अन्न योजना 2003 में इस कैटेगरी को बनाया गया था क्योंकि उस समय पर एक रिपोर्ट आई थी कि ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर भी हमारी कंट्री में है। पहले हमारे जो गवर्नेंस में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता था, इसको 1997 में टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कर दिया गया, जहाँ पर हम सिर्फ राशन बांटेंगे नहीं बल्कि टारगेट करके बांटेंगे कि किसको कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हाउस होल्ड है उनको आइडेंटिफाई कौन करेगा। यहाँ पर हाउस होल्ड को आइडेंटिफाई करेगा स्टेट गवर्नमेंट, राइट। देन न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू वुमेन एंड चाइल्ड, तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, मिड डे मील स्कीम, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर कवर्ड हैं। यूपीएससी ने 2018 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था, तो वो आप ज़रूर पढ़ना। अब मैंने आपको पहले की क्लास में भी यहाँ पर ये समझाया था कि कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हैंडलिंग ऑफ फूड ग्रेन, ये कौन करता है, ये स्टेट करती है। मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर क्रॉप्स को खरीदती है
उस क्रॉप को वो आगे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है सेंट्रल इशू प्राइस पे। सेंट्रल इशू प्राइस का मतलब है इसको आगे बेचा जाता है फेयर प्राइस शॉप पर। फेयर प्राइस शॉप स्टेट गवर्नमेंट चलाती हैं। तो सपोज़ गवर्नमेंट ने बोला कि 1800 रुपीज़ क्विंटल, 1800 रुपीज़ क्विंटल पर मैं चावल लेने वाला हूँ आपसे। तो मतलब एक क्विंटल में होते हैं 100 किलो, तो मुझे चावल जो पड़ेगा वो पड़ेगा 18 रुपये केजी के ऊपर, राइट। लेकिन गवर्नमेंट उसी चावल को जो है वो आगे 5 रुपये पे बेचती है। तो आप 18 माइनस 5 करोगे तो आपको नज़र आएगा 13 रुपये। जो ये 13 रुपये है ये सब्सिडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट बेयर करती है। और जो 5 रुपये है जिस दाम पर बेचा जा रहा है उसको हम बोलते हैं सेंट्रल इशू प्राइस। तो एमएसपी और जो सेंट्रल इशू प्राइस के बीच में डिफरेंस होता है वो हो जाती है हमारी सब्सिडी। गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से कोई प्रॉफिट नहीं कमाती है, वो स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल इशू प्राइस पर बेचती है। लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ पर शेयर करती है, राइट। अब इसमें पेनल्टी की भी बात करी जा रही है कि अगर एक पब्लिक सर्वेंट इज़ नॉट कंप्लाइंग विद द रिलीफ रिकमेंडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट ग्रीवियंस रिड्रेसल ऑफिसर, तो पेनल्टी जो है वो स्टेट फूड कमीशन उसके ऊपर लगा सकता है। नाउ अब है ओवर 6300 पिलग्रिम्स लीव फॉर अमरनाथ फ्रॉम जम्मू अमिड्स टाइट सिक्योरिटी। तो अब अमरनाथ यात्रा के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत कि अमरनाथ शिवलिंग जो है, अमरनाथ श्राइन जो है वो कहाँ पर है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो अमरनाथ श्राइन है ये जो है वो एक आइसिकल है एक्चुअली, जो कि ट्रिकल होता है केव से। तो जो केव से पानी है वो ऐसे नीचे ट्रिकल होता है और उसके बाद ये पूरा जो है वो शिवलिंग या जो लिंग जो है ये क्रिएट हो जाता है। बोला जाता है कि ये लिंग जो है वो मई के एंड तक क्रिएट होता है। लेकिन अगर आप इसे बिल्कुल ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको नज़र आएगा स्टैग्लामाइट और स्टैलासाइट, जो कि कार्स्ट टोपोग्राफी में हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अमरनाथ यात्रा जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में कहाँ होती है, साउथ कश्मीर में होती है। इसकी हाइट कितनी है ये भी आपको पता होनी चाहिए। इट इज़ इक्विवेलेंट टू दी केदारनाथ, राइट। नाउ ईच ईयर hundreds of thousands of pilgrims मेक दी ट्रैक टू दी श्राइन। तो इसके 2 से 3 रूट हैं। जो दूसरा कन्वेंशनल रूट है उसमें बहुत से 3 से 4 दिन लगते हैं पहुंचने में। तो स्टैलास्टाइट और स्टैलाग्माइट, तो ये हमें क्या नज़र आता है कि जो आइस लिंगम फॉर्म होता है, इट इज़ फॉर्म्ड बाय ट्रिकल ऑफ वाटर फ्रॉम अ क्लेफ्ट इन द केव्स रूफ। तो जो ये केव है यहाँ से पानी जो है वो आता रहता है, उसके बाद जो है वो ये आइसिकल पूरी जो है वो यहाँ पर डिपॉजिट होकर एक लिंग के फॉर्म में बन जाती है, जिसे हम शिवलिंग भी बोलते हैं। देन वाटर फ्रीजेज एज इट ड्रिप्स फॉर्मिंग ओवर टाइम अ टॉल स्मूथ आइस स्टैलगामाइट। आपको और क्या ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो ये होता है स्टैलास्टाइट, ये आपको नज़र आएगा रूफ से लटके हुए होते हैं ऐसे, और जो स्टैलाग्माइट होते हैं वो नीचे आपको नज़र आएंगे फ्लोर पर, वो ऐसे बने हुए होते हैं, राइट। तो जो अपसाइड डाउन हैंगिंग होते हैं वो होते हैं यहाँ पर स्टैलास्टाइट्स की पॉइंटेड टिप्स होती हैं। जो स्टैलाग्माइट होते हैं वो अलग होते हैं, राइट। दे हैव राउंडेड और फ्लैटेंड टिप्स। तो आप देखोगे राउंडेड होगा यहाँ पे ऊपर। आगे चलते हैं। नाउ सिंगल लो टैक्स रेट वुड हेल्प रिड्यूस बर्डन ऑन पुअर। तो आपको पता है ये जीएसटी के बारे में बात करी जा रही है। जीएसटी में जो है वो बोला जाता है कि 5 हैं यहाँ पर ब्रैकेट। एक है 0% टैक्स रेट, किसी प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स नहीं लगता, जैसे सैनिटरी प्रोडक्ट्स। मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स हटा दिया। देन 5% का टैक्स, देन आपको नज़र आएगा कि 18% का टैक्स, देन 12% का टैक्स, देन 28% का टैक्स। तो ये 4 कैटेगरी अक्सर देखने को मिलती है, इसको मिलाकर हम 5 कह सकते हैं। तो ये बोलते हैं कि भाई हम एक रेट टैक्स कर दें, वो कर दें 15%। तो जब हम ये कर देंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, ये इनका बोलना है। फिलहाल आगे चलते हैं। क्राइसिस हिट श्रीलंका टू प्रेजेंट डेट रीस्ट्रक्चर प्लान टू IMF बाय अगस्त। अब आपको समझना है IMF के बारे में।
2022 में यूपीएससी ने पूछा कि भाई रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट किसका इंस्ट्रूमेंट है, किसको, तो वो आईएमएफ का इंस्ट्रूमेंट है। आईएमएफ हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखना है कि आईएमएफ यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो जब हम अपनी इकोनॉमिक्स की सीरीज़ को डिस्कस करेंगे तो हम आईएमएफ को ज़रूर वहाँ पर डिस्कस करेंगे। आईएमएफ बहुत ज़्यादा हेल्प करता है उन कंट्रीज़ की जो डेट क्राइसिस में आ जाते हैं। इंडिया की भी हेल्प करी थी आईएमएफ ने 1990s में, जब हमने एलपीजी रिफॉर्म जो है वो हम लेकर आए थे। देन इंडिया टू एड्रेस वॉलेटिलिटी इन रुपी अगेंस्ट डॉलर सेज गवर्नमेंट ऑफिशियल। अब आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल कह रहा है कि हम वॉलेटिलिटी जो है वो रुपी के अंदर कंट्रोल करेंगे। अब आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वॉलेटिलिटी कहाँ से रही है। देखो इस समय पर जो अमेरिकन मार्केट है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है इंडियन मार्केट को। कैसे, यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि जो हमारी वो है करेंसी, वो इस समय पर उसकी सप्लाई इंटरनेशनल मार्केट में इतनी ज़्यादा है और उसकी डिमांड इतनी कम है, तभी उसकी वैल्यू जो है वो अगेंस्ट डॉलर जो है वो घटती जा रही है। तो यही चीज़ जो है वो हमें यहाँ पर नज़र आ रही है, वो ये है कि जब भी फॉरेन मार्केट के अंदर बॉन्ड का जो यील्ड है, बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, तब आपको नज़र आएगा कि इंडिया में जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पे एग्ज़िट करने की कोशिश करेंगे। तो हमें नज़र आता है कि इस समय पर जो भी फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडिया की स्टॉक मार्केट में या कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टेड हैं वो यहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं। बोला जा रहा है कि जून 2022 में वो 2 लाख करोड़ रुपए का माल बेच चुके हैं स्टॉक मार्केट से, मतलब 2 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा के वो शेयर बेच चुके हैं। तो मतलब वो 2 लाख करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट से निकाल कर अपने घर ले जा चुके हैं। तभी आपको नज़र आ रहा है कि जो रुपी है वो ऑल टाइम लो पे चल रहा है अगेंस्ट डॉलर। आपको ये क्या चीज़ नज़र आएगी कि जब वो स्टॉक्स को बेचेंगे तो वो स्टॉक्स के बेचने के बाद उनके पास आएगा रुपी। अब उस रुपी को वो जाके बेचेंगे इंटरनेशनल बैंक में जाकर, करेंसी बैंक में जाकर। जब करेंसी बैंक में जाकर वो बेचेंगे उसकी जगह वो मांगेंगे डॉलर, वो जाके मांगेंगे पाउंड। तो वो रुपी की सप्लाई मार्केट में बढ़ा रहे हैं और रुपये की डिमांड कोई कर नहीं रहा, क्योंकि उस समय पे किसी को रुपया नहीं चाहिए, क्योंकि कोई इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता स्टॉक मार्केट में इस समय पे, क्योंकि बॉन्ड्स जो हैं, बॉन्ड की यील्ड जो है वो फॉरेन गवर्नमेंट्स में बढ़ रही है। तो अब यहाँ पर एड्रेस कैसे करा जाएगा, तो उसके बहुत से कुछ स्टेप्स हैं जो आपको यहाँ पर समझने हैं, राइट। एक सेपरेट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा फ्री फॉल ऑफ द रुपी, जहाँ पर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि रुपया जो है वो क्यों गिर रहा है और इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या मेजर्स गवर्नमेंट और आरबीआई दोनों ले सकती है। देन एक्सपोर्ट्स ग्रो 16.8%, पर जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी हमारा काफ़ी हाई है। अब आपको यहाँ पर समझना है कि ट्रेड डेफिसिट होता क्या है। मर्चेंडाइजी ट्रेड डेफिसिट वो ट्रेड से मतलब गुड्स के बीच में जो भी ट्रेड्स हो रही है, गुड्स में जो टेंजिबल है, जो दिखते हैं, सर्विसेज के बारे में बात नहीं हो रही है। यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट का मतलब है कि जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सपोज जैसे मैं 100 रुपये का माल जो है वो बाहर बेचता हूँ, 100 रुपये का मैं माल बेचता हूँ, तो मैं इंपोर्ट जो कर रहा हूँ वो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ 120 का, मतलब मैं बाहर से ख़रीद ज़्यादा रहा हूँ और बेच बाहर कम रहा हूँ। तो मुझे जो है 20 रुपये का यहाँ पर डेफिसिट है। आपको और क्या चीज़ समझनी है कि ये भी एक रीज़न है यहाँ पर रुपी के ऑल टाइम लो पर जाने का। कैसे, देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं 100 रुपये का माल बेचता हूँ तो मुझे वो पैसा फॉरेन करेंसी में मिलेगा, मतलब मेरे को सपोज मिलता है $1.3, ठीक है। लेकिन जब मैं माल बेच रहा हूँ, जब मैं माल खरीद रहा हूँ तो मुझे डॉलर में ही देना पड़ेगा। तो आपको नज़र आएगा कि मैं माल बाहर बेच कम रहा हूँ लेकिन बाहर से खरीद ज़्यादा रहा हूँ। तो जब मैं बाहर बेचूंगा तो मुझे डॉलर मिलेगा, लेकिन जब मैं बाहर से खरीदूंगा तो मुझे डॉलर देना पड़ेगा। तो मतलब नेट इनफ्लो ऑफ डॉलर इज निल। जितना मैं बेच रहा हूँ उससे ज़्यादा का मैं खरीद रहा हूँ,
तो मुझे डॉलर बल्कि अपनी जेब से ही देना पड़ेगा। तो अब मेरे पास सपोज ये मानो कि मैंने $100 का माल बेचा, लेकिन मैंने $120 का माल खरीद लिया। अब मेरे पास $20 की कमी है। अब मैं $20 कहाँ से लूँगा? करेंसी बैंक जाऊँगा, बोलूँगा मुझे $20 चाहिए। अब वो किसके बदले? रुपये के बदले। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, मैं रुपये की मार्केट सप्लाई बढ़ाता जा रहा हूँ लेकिन रुपये की डिमांड नहीं बढ़ा रहा हूँ। इस वजह से आपको नज़र आएगा कि रुपये में भी फॉल हमें कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है। देन ऑयल स्लिप्स एज रिसेशन फियर्स बैलेंस टाइट सप्लाई। तो यहाँ पर हमें क्या नज़र आ रहा है कि एक दिन के अंदर ऑयल जो है वो 10% गिर गया। पहले $108 के आसपास में ऑयल जो है वो यहाँ पर घूम रहा था, अभी एकदम से वो $98 पर आ गया, क्योंकि रिसेशन का फियर जो है वो बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑयल जितना जितना बढ़ेगा उतना बेकार माना जाएगा इंडियन मार्केट के लिए, क्योंकि जैसे जैसे क्रूड ऑयल का दाम बढ़ेगा वैसे वैसे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी तो फूड और गुड्स के जो प्राइसेस हैं वो हाई हो जाएंगे, विच विल अल्टीमेटली लीड टू इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, विच विल लीड टू इन्फ्लेशन। तो जैसे जैसे क्रूड ऑयल में तेजी नज़र आएगी वैसे वैसे आपको नज़र आएगा कि इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा, कंज्यूमर स्पेंडिंग कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे क्रूड ऑयल नीचे आएगा आपको नज़र आएगा इकोनॉमी की जो रिकवरी है वो बहुत तेज़ी से होती हुई नज़र आ रही है, राइट। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, गवर्नमेंट टू रिव्यू ऑयल एक्सपोर्ट टैक्स बेस्ड ऑन फॉरेक्स रेट ऑयल प्राइसेस एवरी फोर्टनाइट। अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने ये लगा रखा है कि पहले तो उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है और टैक्स लगा दिया है एक्सपोर्ट के ऊपर ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ द ऑयल इन द वर्ल्ड आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, बट इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन द होल वर्ल्ड। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का मतलब यहाँ पर डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, हम क्रूड ऑयल से ही ये सारी चीज़ें जो हैं वो बनाते हैं। हर किसी के अंदर अलग अलग लेवल की इम्प्योरिटीज़ होती हैं, राइट। तो आपको बस यही चीज़ें जो हैं वो समझनी है। आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ही ख़त्म होता है। आप लोगों के साथ में मैं एक सेशन करूँगा, द सेशन विल बी रिलेटेड टू फ्री फॉल ऑफ इंडियन रूपी, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे रूपी के अलग अलग एस्पेक्ट्स। थैंक यू।